गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम यूनिट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। यूनिट 3 अपनी है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर अगेन अपन को 3 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। इनको इस चैप्टर के अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पैथोजेंस के बारे में कि पैथोजेंस क्या होते हैं, क्या डिजीज कोज करने वाली सारे माइक्रोब्स डिजीज ही कोज करते हैं या कोई और भी इनके काम है अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे पैरासाइट्स कोजिंग ह्यूमन डिजीज। ऐसे कौन कौन से पैरासाइट्स है जो ह्यूमन डिजीज को कोज कर रहे हैं। ठीक है। अब कुछ ह्यूमन डिजीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, उनके बारे में अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइक मलेरिया है, फाइलेरियसिस है, एस्केरियसिस है, इसके अलावा टाइफॉइड है, इसके अलावा न्यूमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, अमीबियासिस है एंड रिंगवॉर्म है। कोई भी डिजीज कौन कोज कर रहा है, क्या उसकी लाइफ साइकिल रहने वाली है, कैसे अपन उस डिजीज से बच सकते हैं। बेसिकली किसी भी बीमारी को पड़ते टाइम अपन को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में अपन को हल्का फुल्का आइडिया लेना है। इसके अलावा कैंसर के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एचआईवी और एड्स क्या होती है इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा एडोलेसेंस जो किशोरावस्था होती है, इसमें किसी भी एडल्ट को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी उसकी साइकोलॉजिकल थॉट्स है, उनके बारे में अपन को थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करना है। ठीक है। इसके अलावा ड्रग और अल्कोहल के अब्यूजेस किस किस टाइप से, क्योंकि ड्रग आई थिंक जब बनाई गई थी तो हो सकता है कि किसी भी डिजीज को कोज कर क्योर करने के लिए बनाई गई होगी, लेकिन ओवर द टाइम उनका एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया। ठीक है। तो अभी वो उसके अब्यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए अपन किस टाइप से एक्शन ले सकते हैं, ये अपना सिलेबस है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं पैथोजेंस। पैथोजन की नॉर्मल सी डेफिनेशन देखनी है। ठीक है। पैथोजन क्या होता है? पैथोजेंस आर डिफाइंड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे, अब ये क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स दैट कोज डिजीज इन दियर होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म जहाँ जिस एनिमल के ऊपर रह रहे हैं ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर यदि उसके अंदर कोई डिजीज कोज कर दी इन्होंने, ठीक है, तो वो पैथोजन है। ठीक है। इसके बाद में they have capability to invade tissue, reproduce and elicit an immune response in their host, leading to virus illness, leading to various illness। अब ये अ, पहले टिश्यू को इन्वेड करेंगे, वहां टिश्यू को रप्चर कर दिया, ये मान लो टिश्यू है, इस पे अतिक्रमण कर लिया, रप्चर कर लिया इसको, बाद में यहाँ पे रहने लग गए, फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर लिया। ठीक है। फिर एलिसिट एंड इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून इम्यून रेस्पॉन्स जो ये होस्ट था, इसके इम्यून सिस्टम को भी ये हर्ट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे अपनी वाली बीमारियां फैलाने, इसकी वजह से यहाँ पे बीमारियां फैलने लग जाएगी। ठीक है। अब ये तो मैं बात कर रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैला रहे हैं। क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं? क्या इनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है अपनी लाइफ में? तो बिल्कुल इनका भी एक पॉजिटिव रोल है, वो ये है कि आगे अपन इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको डे टू डे लाइफ का अगर एग्जांपल दूं, तो जब अपन दही जमाते हैं, ठीक है, तो दूध को गुनगुना करते हैं। ठीक है। मतलब उसका बेसिकली अपन अपन ने टेम्परेचर मेंटेन किया है। ठीक है। फिर उसमें इनोकुलेशन देते हैं, जावण जिसे बोलते हैं। ठीक है। जमाने के लिए। ठीक है। इनोकुलेट किया, उसको जावण लगाया उसमें, मतलब थोड़ा सा दही डाला, अब वो पूरा दूध ही दही में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाएगी। तो इस टाइप से अपन बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो पॉजिटिव रोल भी है अपनी लाइफ में, और इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। अब जो जो बीमारियां अपने सिलेबस में मेंशन की हुई थी, उनको मैं वन बाय वन डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। पैरासाइट कोजिंग ह्यूमन डिजीज। सबसे पहले आती है एक डिजीज है मलेरिया। ठीक है। मलेरिया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मच्छर से फैलती है, कौन सा मच्छर है, क्या इसकी लाइफ साइकिल है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है। मलेरिया टिपिकली कवर फॉलोइंग पॉइंट्स।
पॉजिटिव एजेंट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है जो कि मलेरिया को फैलाता है। प्लाज्मोडियम टाइनी प्रोटोजोवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। ठीक है। मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। फोर मेन स्पीशीज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन मलेरिया। जो इंसानों में मलेरिया देखने को मिलता है उसमें चार मेजर स्पीशीज के बारे में अपन बात करेंगे। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, सेकंड वन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड वन है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और फोर्थ वन है प्लाज्मोडियम ओवेरी। ठीक है। अब इस डिजीज के जो अपन इंसानों के अंदर मलेरियाज के टाइप थे उनके बारे में अपन ने देख लिया कि चार टाइप के मलेरियाज हो सकते हैं। अब ये जो फेल्सीपेरम वाला मलेरिया है ये सबसे घातक है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कोई भी डिजीज है वो फैली कैसे होगी उसके बारे में भी अपन को देखना है। ठीक है। A parasite is transmitted through the bite of infected female Anopheles mosquito। ट्रांसमिशन किससे हुआ है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से इसका ट्रांसफर हुआ है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। ठीक है। इसके बाद में अपन इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल को मैं आगे डायग्रामेटिक फॉर्म में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन्वॉल्व बोथ ह्यूमन में भी होती है, ह्यूमन होस्ट एंड द मॉस्किटो वेक्टर। जो वाहक है इस बीमारी का मच्छर उसके अंदर भी होती है, और जो इस बीमारी का होस्ट है ह्यूमन उसके अंदर भी ये डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है। इट इंक्लूड स्टेजेस सच एज, पहले स्पोरोजोइड स्टेज आती है, इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम, मल्टीप्लिकेशन इन लीवर, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज आती है, एंड देन इन्वेजन ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल्स दैट इज इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, बाद में लीडिंग टू द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ठीक है। तो इसके स्टेजेस के बारे में अपन ने देख लिया। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या है। तो अब कोई भी बीमारी फैला कौन रहा, वो फैली कैसे होगी, उसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ होगा, उसकी लाइफ साइकिल क्या रही होगी उस डिजीज की। अब एक बार जब उस डिजीज फैलाने वाले पैथोजन ने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली तो उस डिजीज के सिम्टम्स दिखने लगेंगे होस्ट के अंदर। ठीक है। तो उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, और अगर यदि अपन को कोई सिम्टम्स दिखें किसी बीमारी को तो उसको अपन क्योर किस टाइप से कर पाएंगे। ठीक है। डायग्नोसिस किस टाइप से कर पाएंगे, उस बीमारी का निदान क्या है इसके बारे में देखेंगे। फिर उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब बीमारी हो ही नहीं उससे पहले ही अपन है ना अच्छे मतलब वो दुर्घटना से पहले ही अपन ने सारी क्योर्स रख ली कि अब अपने अंदर कोई बीमारी होने के चांसेस को अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा इस डिजीज के इम्पैक्ट क्या क्या है। ठीक है। ये सारे टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। सिम्टम्स के बारे में मैं सबसे पहले बात करूं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड फीवर होता है, चिल्स होता है, एकदम मतलब ठंड लगती है उसे बहुत खतरनाक वाली, स्वीट्स, हेडेक, मसल्स एक मतलब मसल्स में दर्द होने लग जाता है, फटिंग मतलब थकान, नोजिया, जी मचलाना टाइप सिचुएशन, वोमिटिंग उल्टी होना। इन सेवरल केसेस इट लीड टू ऑर्गन फेल्योर एंड डेथ। कुछ कुछ केसेस में ऑर्गन फेल हो जाता है कोई और डेथ हो जाती है। ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या है। मलेरिया डायग्नोसिस इज टिपिकली डन through microscopic examine of blood smear to detect the presence of plasmodium parasite। ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट अपनी उस होस्ट के अंदर है कि नहीं है इसको अपन एग्जामिन करेंगे। ब्लड जो अपनी स्लाइड होती है उसके ऊपर अपन ने ब्लड का ड्रॉप लिया, फिर एक दूसरी स्लाइड या फिर के थ्रू अपन ने उस पे अ, उसको फैला लिया इक्वली। ठीक है। फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप अपन स्टडी करेंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्लाज्मोडियम पैरासाइट है या नहीं है। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या क्या है। ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व एंटी मलेरियल मेडिसिन सच एज क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक बहुत पॉपुलर ड्रग है जो कि मलेरिया को क्योर करने में यूज की जाती है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है। आर्टिमेसिन आर्टिमेसिनिन बेस्ड combination therapies that is known as ACTs or other drugs depending on the species and drug resistance patterns. Prevention strategies include the uses of insecticides, treated bed nets, इंडोर रेजिडियल स्प्रेइंग, अपन अंदर घरों के अंदर छिड़काव करते हैं ना। कोई लोग नीम का धुआं लगाते हैं, कोई लोग जो आपने क्या बोल सकती हूँ मैं
फर्टिलाइजर नहीं, जो अपन कोरोना के टाइम में जिनका छिड़काव करते थे, सैनिटाइजर को स्प्रे करो। एंड कीमो प्रोफाइलेक्सिस फॉर ट्रेवलर्स टू एंडेमिक एरियाज। ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या देखने को मिले हैं। मलेरिया इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के मैप के बारे में बात करें तो ये अपने ट्रॉपिकल रीजन जो बीचों बीच और उससे जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहां पे मलेरिया अपन को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। कोजिंग सिग्निफिकेंट morbidity and mortality, especially among children under 5 years of age and pregnant women। ठीक है। अब इस डिजीज की लाइफ साइकिल के बारे में मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देती हूँ। पहले सबसे पहले देखो, इस डायग्राम में जो भी लिखा है आप पढ़ो मत एक बार। के इस डायग्राम को देख के आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मच्छर खा गया। ठीक है। When a mosquito bites another human, sporozoid are injected with the bite। अब ये जो ये मच्छर काट रहा है, ये हो सकता है कि पहले मलेरिया वाले इंसान को काट के लाया होगा, ये बहुत सारे स्पोर्स को कैरी करके लाया होगा। ठीक है। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले जो मैं आपको बता रही थी कि इसकी लाइफ साइकिल की दो स्टेजेस है। एक तो मॉस्किटो के अंदर चलती है, एक ह्यूमन के अंदर चलती है। ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस चलने वाली है, और फिर अपन देखेंगे मॉस्किटो के अंदर कौन कौन सी कौन कौन से स्टेप चलने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कोई ह्यूमन था, उसको मच्छर खा गया। अब उस मच्छर के पास क्या थे, बहुत सारे स्पोरोजोइड थे। ठीक है। और वो स्पोरोजोइड उसने इंजेक्ट कर दिए ह्यूमन के ब्लड के अंदर। अब अपना ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, तो ये अपने ब्लड में सर्कुलेट हो जाएंगे पूरी बॉडी में। ठीक है। पैरासाइट स्पोरोजोइट्स रीचेज इन द लीवर थ्रू द ब्लड। अब ब्लड जब अपनी बॉडी में सर्कुलेट होता जा रहा था तो ये लीवर तक पहुंच गया। ठीक है। अब लीवर में जाके ये क्या करेगा, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in liver cells, bursting the cells and release into the blood। अब ये लीवर के अंदर जाके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता जाएगा, अपने नंबर्स को बढ़ाता जाएगा। ठीक है। फिर ये थोड़े टाइम बाद जब यहाँ पे बहुत सारे नंबर हो गए स्पोरोजोइड के, तो ये क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है। और ये पूरे ब्लड में फैल जाएगा। ठीक है। Parasite reproduce asexually in red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycle of fever and other symptoms. Release parasite infected new red blood cells। ठीक है। अब एक बार इसको भी देख लो, अब परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं मतलब रेड ब्लड सेल्स में अलैंगिक रूप से जनन करेगा, उन्हें तोड़ फोड़ देगा, और इस प्रकार अपन को फीवर होगी, और कुछ कुछ अन्य जो अपन ने मलेरिया के लक्षण पढ़े थे वो भी आ जाएंगे। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। एक बार ये किसी भी आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा, उसको एक बार का उसके शेप में चेंज कर दिया, उसके लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे बीमारी के। ठीक है। फिर वो नई आरबीसीज को टारगेट कर लेगा। ठीक है। अब इतनी देर तक तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था ये। अब इसकी आएगी सेक्सुअल स्टेज, दैट इज गेमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स। लीवर में तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था, अब कहानी आती है आरबीसी की। आरबीसी में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लग जाएगा। ठीक है। गेमेट्स बनने लग जाएंगे, मेल के और फीमेल के। ठीक है। अब ये गेमेट्स, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गेमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। अब यहाँ पे कोई भी फीमेल एनोफिलीज, वो जो मच्छर का अपन ने पढ़ा था, वो आया, इसने ब्लड चूसा है इसका, तो ये इसके अंदर भी चली गई। ठीक है। अब ये जो हमने गेमेट वाली स्टेज थी, ये इस मच्छर के अंदर चली गई जब इसने मच्छर ने इस आदमी का ब्लड लिया। ठीक है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। जो मच्छर की आंत है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता रहेगा और डेवलपमेंट होता रहेगा इन स्टेजेस का। ठीक है। फिर ये बहुत सारे अपने नंबर में बढ़ने लग जाएंगी। तो इधर देखो क्या है, मेच्योर इनएक्टिव स्टेजेस स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी देखो स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी अपन को बीच में दिख रही है, और ये बर्स्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये पूरी साइकिल चलने वाली है मॉस्किटो और ह्यूमन होस्ट के अंदर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन
फाइलेरियसिस बीमारी के बारे में। इसको इसका दूसरा नाम एलिफेंटियसिस भी है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी को भी मान लो ये फाइलेरियसिस बीमारी हुई है, ठीक है? तो उसका जो एक लिम्ब है, ठीक है? वो बढ़ के बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है? कोई भी इंडिविजुअल है, ये डायग्राम अच्छे से मान दो। कोई भी इंडिविजुअल है, मान लो ये इसके 2 नॉर्मल लेग थे, होने ऐसे थे, लेकिन ऐसे नहीं है। अब ये बढ़ के बहुत बड़ा सारा पाँव बन गया, हाथी के जैसा पाँव बन गया, तो अपन इसको बोल देते हैं हाथी पाँव रोग, एलिफेंटियसिस, ठीक है? पॉजिटिव एजेंट कौन-कौन से हैं इस बीमारी के, उसके बारे में आप देख लो। Filariasis is caused by a parasitic worm of the Filaroideae superfamily, including Vaucheria branchoftae. ये इस डिजीज को कॉज करने वाले का नाम ध्यान रखना है, वोचेरिया बैंक्रोफ्टी, ठीक है? अब इस बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? द डिजीज इज ट्रांसमिटेड व्हेन इन्फेक्टिव लार्वा माइक्रोफिलेरिया आर डिपोजिट ऑन द स्किन ऑफ द ह्यूमन होस्ट थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्क्यू। अब अगेन इसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी, सिम्टम्स क्या रहेंगे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है? तो यही किसी भी डिजीज को अपन जब स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली यही सारे स्टेप्स अपन को फॉलो करने हैं, ठीक है? अब इसकी लाइफ साइकिल, इन द ह्यूमन बॉडी माइक्रोफिलेरियाई माइग्रेट टू द लिम्फेटिक सिस्टम, वहां पे लीवर में कहानी चल रही थी, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में कहानी चलेगी, डेवलप इनटू अडल्ट वर्म, डेवलप हो जाएंगे अडल्ट वर्म में। द अडल्ट वर्म reside the lymphatic vessels where they produce microfilari, ठीक है? These microfilari circulate into the bloodstream, making their way to the skin where they can ingested by mosquito during blood meal, ठीक है? और बाद में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगी। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है? Symptoms of filariasis can be depending on the species of parasite and the stage of infection. Common symptoms include fever, लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ लिम्फ, जो कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है? और इसके अलावा लिम्फेजिटिस, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, जितनी भी अपने अंदर लिम्फेटिक वेसल्स पाई जा रही है उनमें सूजन आ जाएगी, ठीक है? इसके अलावा हाइड्रोसिली, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी स्क्रोटम, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने पढ़ाया था स्क्रोटम, उसमें भी फ्लूइड बढ़ जाएगा तो उसकी भी साइज बढ़ जाएगी। एंड एलिफेंटियसिस, severe swelling and thickening of the skin and underlying tissue। ये इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में अपन ने पढ़ा। अब इसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे अपन इस बीमारी से बच सकते हैं? फाइलेरियसिस इज डायग्नोस्ड थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन ऑफ द ब्लड सैंपल्स for the presence of microfilari। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में ऑल्सो यूज फॉर द डायग्नोसिस, कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन्स कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व एंटीफिलेरियल मेडिसिन लेंगे, सच इज DEC, दैट इज नॉन डाई इथाइल कार्बे कार्बोमाइजेन, ठीक है? DEC, और इन्वर इन्वर्मेक्टिन which kill the adult worm or prevent the production of microfilari। Prevention measures include vector control efforts such as the uses of insecticide treated bed nets, indoor residual spraying, and mass drug administration। कैंपेन्स इन दी एंडेमिक एरियाज, जो एंडेमिक एरियाज है वहां पे अपन ने अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चला दिए। इसके अलावा मच्छरों को आने नहीं देंगे, मच्छरों को पनपने नहीं देंगे। इसके अलावा अपन इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटीफाइलेरियल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके इम्पेक्ट क्या क्या है? Filariasis is a significant public health problem in tropical and subtropical region। मच्छरों वाली यूजुअली बीमारियां ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में अपन को डोमिनेंसी में देखने को मिलती है, ठीक है? पर्टिकुलर इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। इट कॉज long-term disability, socio-economic burden due to its effect
ऑन अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी लाइफ। ऑब्वियसली किसी भी इंडिविजुअल को कोई बीमारी हुई है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होएगी। उसकी प्रोडक्टिविटी कम होएगी, इसके अलावा वो लंबे टाइम तक कोई काम नहीं कर पाएगा। लंबे टाइम तक वो ना तो खुद काम कर पा रहा है, लेकिन कोई भी बीमार आदमी है उसके ऊपर उसकी देखभाल करने वाला जो आदमी है, अ, उसका भी कुछ ना कुछ इसमें टाइम लग रहा है। बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए अपन को बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस को भी देखना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज के बारे में अपन बात करते हैं, एस्केरियसिस। ठीक है। एस्केरियसिस में कोज करने वाला एजेंट कौन सा है, तो एक राउंडवर्म होता है, दैट इज एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसके बारे में देखना है, राउंडवर्म के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। राउंडवर्म कौन सा, एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइड्स, which is one of the most common intestinal parasite in human. Transmission: the egg of the parasite are exerted along with the feces of infected person, which contaminate soil, water, plants, etc. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetables, fruits, etc. अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरियसिस इन्वॉल्व बोथ, ह्यूमन में होती है, इसके अलावा सोइल में होती है। मलेरिया में क्या था, ह्यूमन में थी, मॉस्किटो में थी। अडल्ट फीमेल वर्म, अब ये राउंड वर्म्स वगैरह यूजुअली मिट्टी में रहते हैं, इसलिए इसकी दूसरी लाइफ साइकिल का जो दूसरा पार्ट है वो सोइल में कंप्लीट हो रहा है। अडल्ट फीमेल वर्म प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स विच आर पास्ड इन द feces ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल को अगर दी एस्केरियसिस है और अगर दी वो खुले में शौच करके आ गया, ठीक है, तो वो बीमारी आसपास की वो जो जर्म्स थे, जो राउंड वर्म्स थे, वो आसपास की सोइल में और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। इन द सोइल द एग embryonate and become infective after a few weeks, several months, depending on environmental condition। जिस हिसाब से इस राउंड वर्म को एनवायरमेंटल कंडीशन मिली, उस हिसाब से ये ग्रो कर जाएगा। हो सकता है कुछ हफ्तों में ये मैच्योर हो जाए या कुछ महीनों में मैच्योर हो जाए। ठीक है। इसके बाद में ये दूसरों को भी बीमारी फैलाएगा। ठीक है। इसके बाद में इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग होएगी, मस्कुलर पेन होएगा, फीवर होएगा, एनीमिया मतलब ब्लड की एक्सेसिव कमी हो जाएगी, ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल पैसेज। ठीक है। अब इस बीमारी का डायग्नोसिस, निदान के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एस्केरियसिस इज टिपिकली बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ द पैरासाइट एग्स इन स्टूल सैंपल्स थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप से अपन स्टूल जहाँ पे भी भाई कोई बीमार आदमी जहाँ कहीं भी स्टूल करके आया है, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, अपन को पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये है एस्केरियसिस या नहीं है। ठीक है। Occasionally, adult worm may be expelled through the mouth or nose, providing a direct diagnosis. अब इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। ठीक है। प्रिवेंशन मेजर इंक्लूड इम्प्रूवमेंट, सैनिटाइजेशन, हाइजीन एजुकेशन। सैनिटाइजेशन करना है अपन को। ठीक है। इसके अलावा हाइजीन एजुकेशन, लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में सिखाना है। ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट और रिड्यूस एनवायरमेंटल कंडीशन विद पैरासाइट एग। इसके अलावा इसके इम्पैक्ट आप पढ़ेंगे, वही हर डिजीज के सेम सेम से के इम्पैक्ट है, तो इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते ट्रीटमेंट प्रिवेंशन वगैरह के बारे में। सिम्टम्स भी कोई बहुत खास नहीं है अनटिल अनलेस किसी बीमारी का स्पेसिफिक नहीं है। लाइफ साइकिल के बारे में हल्का फुल्का ध्यान रखना है, लेकिन जो पॉजिटिव एजेंट है, कोई भी बीमारी कौन से एजेंट के थ्रू कोज हो रही है, बैक्टीरिया कोज कर रहा है या वायरस कोज कर रहा है, अगर बैक्टीरिया तो कौन सा, वायरस है तो राउंड वॉर्म है तो कौन सा। ठीक है। इनके बारे में अपन को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में लेट मी इरेज, या इसके बाद में अपन बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को भी अगेन फैलाता कौन है। टाइफाइड फीवर इज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया is known as bacterium salmonella typhi। टाइफाइड टाइप पी, साल्मोनेला टाइप पी। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। बैक्टीरिया है एक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और रोड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है। ये चीज अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी भी डिजीज का पॉजिटिव एजेंट अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। द डिजीज इज टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द ingestion of food or water contaminated with feces or urine of the infected individual। किसी भी infected individual ने अगर दी बाहर यूरिन या feces त्याग दी,
और किसी और के कांटेक्ट में आ गए वो, तो उसमें ये बीमारी इजीली फैल सकती है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू क्लोज कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है या जो रोगी व्यक्ति है उससे क्लोज संपर्क में रहने के कारण भी टाइफाइड अपन को फैल सकता है, ठीक है। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर रहेगी अपन को लगातार, ठीक है। इसके अलावा वीकनेस आएगी, स्टोमक पेन होएगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज रहेगी, हेडेक मतलब सर दर्द रहेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट और सम ऑफ कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो ये कुछ बेसिक से लक्षण है। किसी भी बीमारी में भी वीकनेस आ रही है, दर्द हो रहा है, मसल्स काम नहीं कर रही, हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये तो बेसिक से सिम्टम्स है, ठीक है। इसके बाद में इस बीमारी की डायग्नोसिस के बारे में अपन पढ़ेंगे। Diagnosis is usually based on clinical symptoms, supported by a laboratory test such as blood culture, culture, or serological tests to detect antibodies against Salmonella typhi. ठीक है। अब मैंने यहाँ तक आपको 3-4 बीमारी पढ़ा दी है। इसके बाद में आगे की जो डिजीज है उनमें एज सच डिटेल में पढ़ने लायक कुछ है नहीं। तो अपन को क्या ध्यान रखना है? कोई भी बीमारी को कोज कौन कर रहा है, ठीक है। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया को स्प्रेड कौन करता है? एक बैक्टीरिया है दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी अपन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अपन ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में बात की थी, जो एक बैक्टीरिया था, ठीक है। यहाँ पे न्यूमोनिया डिजीज कोज कर रही है, अपन को पहले से ही पता था। इसके अलावा कॉमन कोल्ड दैट इज, अपन बोलते हैं ना हल्का फुल्का वायरल हो गया, तो ऑब्वियसली किसी वायरस के द्वारा हो रही है, दैट इज नोन एज अ राइनो वायरस, ठीक है। इसके अलावा अमीबियसिस। अमीबियसिस नाम से पता लग रहा है अमीबा कोज कर रहा है। अमीबा में कौन सा? एंड अमीबा हिस्टोलाइटी का एक अमीबा का टाइप है जो कि इस डिजीज को कोज कर रहा है। अमीबा किस में आता है? प्रोटोजोअन्स में आता है, ठीक है। इसके बाद में रिंग वर्म्स। रिंग वर्म्स फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने फंगस के थ्रू होने वाली डिजीज के बारे में देखा, बैक्टीरियाज के द्वारा होने वाले डिजीज के बारे में देख लिया, इसके अलावा प्रोटोजोअन्स कौन कौन सी बीमारियां फैला रहे थे उन सब के बारे में देख लिया, ठीक है। तो कौन सी बीमारी किसके द्वारा फैल रही है ये आपको, सॉरी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सारी डिजीज पढ़ा दी, कौन सी डिजीज को कौन कोज कर रहा है ये भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब ये तो बात हो गई अपनी बीमारियों की। आप क्या सोचते हो कि अगर ये अपन को बीमारी हो गई, ठीक है, तो उससे क्योर करने के लिए अपनी बॉडी के पास क्या कोई डिफेंस सिस्टम है? उस डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप से, अगर अगर यदि अपन को कोई बीमारी हो जाए तो अपनी बॉडी उससे किस टाइप से फाइट करेगी, ठीक है। उसके लिए अपनी बॉडी के अंदर होता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, जो कि अपनी सुरक्षा करने का काम कर रहा है, अपन को किसी भी बीमारी से बचाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, इसको बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें तो अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा क्या है? इन्नेट है मतलब बाई बर्थ अपने अंदर पाई जा रही है, ठीक है। एक्वायर्ड मदर के थ्रू ट्रांसफर हो रही है अपने अंदर, मम्मी से अपन को विरासत में मिली है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगेन अपन दो टाइप से देखेंगे, एक एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी, एक पैसिव टाइप की इम्यूनिटी है। एक्टिव वाले में हो सकता है कि अपन को एक्टिव रूप से नेचुरली मिली हो या फिर आर्टिफिशियली मिली हो। पैसिव में भी सेम यही चीज है, या तो अपन को नेचुरली मिली हो या अपन को आर्टिफिशियली मिली हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा, इसको अपन कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, मतलब अपन को अपनी मम्मी से मिल गई विरासत में, ठीक है। जब अपन छोटे थे तब भी अपने अंदर प्रेजेंट थी विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस या फिर एक्सपोजर ऑफ एनी पैथोजन, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है। बाय बर्थ अपने अंदर ये इम्यूनिटी पाई जा रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जैसे काम करती है कि कोई भी भाई पैथोजन एंटर हुआ तो सबसे पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि इनेट इम्यूनिटी वाली चीजें कहीं मुझे मार तो नहीं देगी। अगर ये मार देगी तो वो पैथोजन यहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाएगा, फ्लरिश ही नहीं कर पाएगा और वो बीमारी अपन को होगी ही नहीं, ठीक है।
अब ये इसको अपन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोल रहे हैं? इसके बहुत सारे बैरियर है, ठीक है? ये प्रथम लाइन की सुरक्षा अपन को किस टाइप से दी जाती है, ठीक है? तो इसके पहले सबसे पहले देखते हैं कौन-कौन से बैरियर हैं। कुछ एनाटॉमिकल बैरियर्स है। एनाटॉमी मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी एनाटॉमी है, उसके अंदर कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट हैं, जो कि अपन को इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने जो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसको अपन स्किन बोलते हैं, ठीक है? अपनी बॉडी पे पूरा कवरिंग बनी हुई है, ठीक है? कि कोई भी पैथोजन बाहर से ईज़िली अंदर आ ही नहीं पाए, क्योंकि अपने अंदर तो स्किन है। ठीक है? और जहाँ पे स्किन से अपनी पूरी बॉडी कवर है, ठीक है? अब जैसे मान लो कि आप नोज़, ईयर, आईज़ और जेनिटल ऑर्गन्स जो कि स्किन के थ्रू कवर तो है लेकिन ओपन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो वहाँ पे क्या होएगा? म्यूकोसा की सरफेस पाई जाएगी। उस म्यूकोसा के सरफेस के कारण वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएँगे। ये बात हो गई एनाटॉमिकल बैरियर के बारे में, ठीक है? फिर अगली बात अपन करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। फिजियोलॉजिकल बैरियर में अपन बात करेंगे, फीवर हो गया मान लो अपन को, फीवर में क्या होएगा अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अपनी बॉडी का टेम्परेचर अगर दी मान लो बढ़ गया, तो माइक्रोब वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। उसकी बढ़ने की जो फ़ेवरेबल सिचुएशन थी उसको अपन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पीएच ऑफ बॉडी, पीएच इम्बैलेंस, पीएच जैसे अपने स्टोमक के अंदर जो पीएच होती है या फिर जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने जेनिटल पार्ट में जो पीएच होती है वो माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देती, ठीक है? इसके अलावा कुछ सिक्रेशन, मान लो कि अभी अचानक से आपकी आंख में कुछ गिर गया तो आपके आंसू आएगा, आंसू के साथ पानी बहे, ये पानी जो बहेगा उसके थ्रू हो सकता है कि जो भी आंख में गिरा हो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अपने जो इंटेस्टाइन जो अपना पाचन तंत्र है उसमें भी बहुत सारे सिक्रेशन देखने को मिलते हैं। जेनिटल सिस्टम में भी अपन को बहुत सारे सिक्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है? इसके अलावा इंटरफेरोन्स भी पाए जाते हैं जो कि माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देंगे। इसके अलावा फेगोसाइटिक या सेलुलर बैरियर, फेगोसाइट बक्षाण्विक कोशिकाएं अपनी बॉडी के अंदर पाई जा रही है। एक तो होता है मैक्रोफेजेस, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? ये दोनों मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल को किसी भी सस्पेक्टेड सेल पे डाउट दिखा, ठीक है? तो ये इसका भक्षण कर लेगी, ये बेचारी सेल मर जाएगी। तो ये डिजीज कैसे कॉज करेगी? इसके बाद में अपन बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, सूजन आ जाएगी, ठीक है? अगर दी मान लो स्वेलिंग आ गई, वहां पे मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा रहा होगा, और दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मान लो इस जगह पे स्वेलिंग आ गई तो ये अपने आसपास के सेल्स को इंडिकेट कर रही है कि मेरे ऊपर पैथोजन ने अटैक कर लिया, तो तुम सब लोग अलर्ट हो जाओ, ठीक है? कोई पैथोजन है जो बाहर से आया है अटैक करने के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर है? फिर इसके अलावा सेलुलर बैरियर में एक तो अपन ने फेगोसाइटिक बैरियर्स के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा जो अनके सेल्स अपने इम्यून सिस्टम में पाई जाती है वो भी अपनी सुरक्षा करने का काम करती है, ठीक है? अब जो मैंने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताया था, ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फर्दर अपन ने दो पार्ट्स अपन को देखने हैं, एक तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है? नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव, पैसिव और एज वेल एज आर्टिफिशियल जो अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें भी एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है। अब इस इसके अंदर क्या है देखो, जो नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी है, एंटीजेंस एंटर द बॉडी नेचुरली, नेचुरली अगर ये एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, बॉडी इंडिकेट एंटीबॉडीज एंड द स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। पैसिव में क्या होगा? एंटीबॉडीज पास फ्रॉम द मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा और इन्फेंट वाया मदर मिल्क। अगर जब वो कोई भी एम्ब्रियो फीटस वाली कंडीशन में तब तो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, और अगर यदि वो शिशु बन गया इन्फेंट है तो उसमें मदर मिल्क के थ्रू इस टाइप की एंटीबॉडीज पास ऑन कर दी जाएगी, ठीक है? तो ये तो बात हो गई नेचुरली। नेचुरली में एक्टिवली काम कर रहा है कोई भी जो एंटीजन है आया अपने बॉडी के ऊपर अटैक करने, अपनी बॉडी अपने जो इम्यून सिस्टम है उसमें याद रखने की कैपेबिलिटी है, वो याद रख लेगा कि इसने पहले बीमारी कोज करी थी, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी दिखे तो अपन फाइट करके उसको पहले ही मार देंगे, पहले ही उस पर अटैक कर देंगे, उसको ग्रो ही नहीं करने देंगे। ये बात हो गई एक्टिवली। पैसिवली में क्या बात करी अपन ने कि कोई भी फिटस है उसको प्लेसेंटा के थ्रू कोई भी जब वो बच्चा बन गया शिशु है
ठीक है? वो मदर मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं, जो उसे बीमारियों से बचा रही है। ये तो नेचुरल तरीके से देख ली। अब अपन देखते हैं आर्टिफिशियल तरीके से अपन कैसे इम्यूनिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें एक्टिव एक्टिव जो इम्यूनिटी है उसमें देखते हैं एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड in vaccines and antigens are introduced in vaccine body produce antibodies and specialized lymphocyte. अपन जो वैक्सीन लेते हैं वो किसका एग्जांपल है? एक्टिव आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी का। ठीक है, अब अपन ने जो अपन वैक्सीन लेते हैं उसमें अपन क्या करते हैं कि कोई भी बीमार पैथोजन, मरा हुआ पैथोजन अपन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि अपने बॉडी के पास इंडिकेशन जाएगा कि ये पैथोजन है, ये डिजीज कोज करेगा, लेकिन ये तो बेचारा निष्क्रिय है, तो ये भी बीमारी फैला नहीं पाएगा। तो अपनी बॉडी उसे क्योर करने की मैकेनिज्म को पहले ही सॉल्व करके रखेगी। ठीक है, इसके अलावा पैसिवली परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन इम्यून सीरम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन। ठीक है, इम्यून सीरम्स के थ्रू अपन जो इम्यूनिटी को ग्रैब करना चाह रहे हैं वो अपनी पैसिव आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि एक तो अपन ने पढ़ा है कि इनेट इम्यूनिटी या फिर जो जन्मजात प्रतिरक्षा उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक्वायर्ड और इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अपन बाहर से अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों बोल सकते हैं। हो सकता है नेचुरली अडॉप्ट किया हो अपन ने, हो सकता है आर्टिफिशियली अडॉप्ट किया हो। अगर ये अपन ने नेचुरली अडॉप्ट किया है तो उसमें भी एक्टिवली अडॉप्ट किया है कि पैसिवली, आर्टिफिशियली अडॉप्ट किया है उसमें एक्टिवली अडॉप्ट किया है या पैसिवली। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स के बारे में लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जितनी भी डिजीज थी उनके बारे में पढ़ा दिया। कौन से डिजीज को कौन कोज कर रहा है उसके बारे में बता दिया। फिर अगर भी एक बार की अपन को डिजीज हो गई तो उससे फाइट करने के लिए अपने बॉडी के पास क्या है? इम्यून सिस्टम। तो उस इम्यून सिस्टम का हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वैक्सीन के बारे में पढ़ाऊंगी और जो कुछ चीजें अपनी इस यूनिट में बची हुई है, इस चैप्टर में बची हुई है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगी। ठीक है।